And we reject and condemn the actions of the occupying authority, Mossad of Israel in the region, the latest of which is the brutal aggression against the sister state of Qatar, which requires an Arab, Islamic, and international response to confront this aggression, and to take international measures to stop the occupying authority and deter it from its criminal practices that destabilize the security and stability of the region. We will stand with the sister state of Qatar in whatever measures it takes without limit, and we will dedicate all our resources. रात के अंधेरे में एक पूरा शहर अपनी सांसें थामे भाग रहा है। माएँ बच्चों को सीने से लगाए, बूढ़े अपनी यादों का बोझ उठाए और जवान खाली हाथ, क्योंकि अब घर भी खतरा है और सड़क भी। क्या यह सिर्फ एक फैसला था या एक ऐसे तूफान की शुरुआत जो पूरे इलाके को अपनी आग में ले सकता है? आज की कहानी गाजा सिटी की सबसे बड़ी जबरी हिजरत, दोहा में हुए हमले और दुनिया की तेज सियासी प्रतिक्रियाओं की, यानी जंग के मैदान से कूटनीति की मेज तक हर मोर्चे पर उठते सवालों की दास्तान। इजराइल फौज ने गाजा सिटी की मुकम्मल खला यानी टोटल इवैक्यूएशन का एक ऐलान कर दिया और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे शहरी इलाके को खतरे का मैदान करार दिया गया। फौजी बयानात में कहा गया कि गाजा सिटी में सख्त कार्रवाई होगी और लोगों को फौरन निकलने की हिदायत दी गई। इस फैसले से गाजा की जंग एक नए संगीन मरहले में दाखिल होती दिखी। लोगों को दक्षिण की तरफ अल-मवासी नामी इंसानी जोन की तरफ जाने को कहा गया, मगर वहीं से ये सवाल उठा कि जब सुरक्षित इलाका भी महफूज नहीं लगता तो जाएं कहाँ। बहुत से घराने पहले ही कई बार बेघर हो चुके हैं और अब उनके पास ना सामान ना आसरा, बस डर और अनिश्चितता है। एक माँ कहती है, अब नहीं जाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी। ये जुमला कोई सियासी बयान नहीं बल्कि उस दर्द की चीख है जो हर तरफ सुनाई दे रही है। बच्चे सहमे हुए, बुजुर्ग थके हुए और जवान मायूस, मगर जिंदा रहने की जद्दोजहद जारी है। गाजा सिटी के दो बड़े अस्पताल अल शिफा और अल अहली को भी खाली कराने की तैयारी शुरू हुई। इलाज, दवा, बिजली और पानी की कमी के साथ ये कदम डॉक्टरों और मरीजों के लिए एक असंभव सी जंग बन गया। इजराइल ने बड़ी तादाद में रिजर्व फौजी बुलाए, मगर खबरें ये भी आईं कि कई रिजर्विस्ट इस ऑपरेशन से इख्तिलाफ रखते हैं और कुछ ने शिरकत से इनकार कर दिया। फौज का कहना है कि शहर के कई इलाकों जैतून, शेख रदवान, तुफ़ाह में कार्रवाई तेज होगी ताकि बाकी बचे मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। मकानों के मलबे, सड़कों की वीरानी और लोगों की लंबी कतारें, ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे कुछ ही दिनों में दर्जनों इमारतें मिट्टी का ढेर बन गईं। जिनके घर सलामत भी हैं, उनके पास वापस आने की कोई यकीनी तारीख नहीं, क्योंकि जंग की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा, जैसे हालात की तस्दीक की है, बच्चों में कुपोषण, दवाओं की कमी, पानी का फैलता संकट और इससे मौतें भी हो रही हैं। लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में सिमट गई है। राशन, पानी और सुरक्षित सिरहाने की तलाश। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ने तीखी तनकीद की और कहा कि बार बार के हमले अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खुली खिलाफ वर्जी दिखाते हैं। इंसानी मदद देने वाले इदारों ने आगाह किया कि बड़े पैमाने का इवैक्यूएशन और तेज हमले दोनों मिलकर मौतों और बेघरपन को और बढ़ा देंगे। अब कहानी पहुंचती है पहाड़ी के दिल दोहा तक, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने कतर की सरजमी पर हमले करके हमास से जुड़े निशानों को टारगेट किया। कतर ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए मजम्मत की और कहा कि यह कदम पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ा सकता है। इस वारदात ने फौरन पूरे दुनिया का ध्यान दोहा पर ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय रद्द अमल बेहद तेज रहा। चीन ने कतर की सल्तनत और इलाकाई अख्तियारात की हिफाजत का दम भरते हुए इस हमले की निंदा की और हल्की नहीं बल्कि कड़े जुबान में फ्रांस के सियासी क़यादत ने भी इसे कतई नाकाबिले कबूल कहा और चेताया कि जंग को सरहदों से बाहर ले जाने की कोशिशें
पूरे इलाके के लिए संगीन नतीजे ला सकती है। सऊदी अरब ने सख्त मजम्मत के साथ कतर से इजहार हिमायत किया और कहा कि किसी भी खाड़ी मुल्क की खिलाफ वर्जी पूरे GCC सुरक्षा ढांचे के लिए खतरा है। And we reject and condemn the actions of the occupying authority, Mossad of Israel in the region, the latest of which is the brutal aggression against the sister state of Qatar, which requires an Arab, Islamic, and international response to confront this aggression, and to take international measures to stop the occupying authority and deter it from its criminal practices that destabilize the security and stability of the region. We will stand with the sister state of Qatar in whatever measures it takes without limit, and we will dedicate all our resources. रियाद का लहजा साफ था, खाड़ी की सलामती लकीर लाल है और सीधा निशाना कतर हो या कोई और बात बर्दार से बाहर है। दोहा में कोई आम शहर नहीं, ये ताल्लुकियात, बातचीत और सुलह सफाई की सियासत का बड़ा मरकज रहा है और यहीं अमरीकी फौजी बेस भी मौजूद है। अगर दोहा असुरक्षित महसूस करता है तो इसका असर केवल कतर पर नहीं बल्कि पूरे बातचीती अमल, जंग बंदियों की कोशिशों और इलाकाई तवाज़ुन पर पड़ता है। यहाँ यह भी बता दें कि इजराइल और गाज़ा के बीच सीज़फायर बातचीत के लिए एक हमास डेलीगेशन ठहरा हुआ था। यहाँ पर यह भी बात साफ हो जाती है कि इजराइल नहीं चाहता कि सीज़फायर की बात आगे बढ़े और इसी वजह से इजराइल ने दोहा पर अटैक किया। कतर अक्सर बिचौलियों की भूमिका निभाता रहा, कैदियों की रिहाई से लेकर जंगबंदी की शर्तों तक। अगर दोहा को ही निशाना बनाया जाएगा तो फिर मेज़े मुज़ाकरात कितनी देर तक सलामत रहेगी। यही वजह है कि बहुत से मुल्क डी-एस्केलेशन की दुहाई दे रहे हैं। गाज़ा सिटी की खला के बाद रहेगा कौन और कैसे? क्या लोग अल-मवासी में महफूज होंगे? क्या बिजली, पानी, दवा की सप्लाई बढ़ेगी? क्या जंग बंदी की कोई वास्तविक राह खुलेगी? जवाब अभी धुंधला है, मगर ये तय है कि हर गुजरते दिन के साथ इंसानी बहरान गहरा रहा है। सोशल मीडिया क्लिप्स, लोकल रिपोर्ट्स और लाइव अपडेट्स के शोर में सच्चाई तलाशना मुश्किल है, मगर एक चीज़ बिल्कुल साफ है, जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है, जो ना फौजी है ना हाकिम, सिर्फ इंसान। यही वजह है कि दुनिया भर में अमन और राहत की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। आज हम जिस कहानी को सुन रहे हैं वो सिर्फ एक शहर की नहीं, ये इंसानियत के इम्तिहान की कहानी है। गाज़ा सिटी को फ़ौरन खाली करने का ऐलान हुआ और लाखों लोग फिर एक मर्तबा बेघर हो गए। किसी के हाथ में बच्चा, किसी के हाथ में दवा और किसी के हाथ में सिर्फ उम्मीद। मगर सवाल वही, कहाँ जाएं? अल-मवासी, मगर क्या वहाँ अमन है? पानी, दवा, बिजली कहाँ से आएगी? सेना कहती है कि जिन इलाकों में पहले नहीं गई वहाँ अब जाएगी। जैतून, शेख रदवान, तुफ़ाह और मजबूत ठिकाने तोड़े जाएंगे। दूसरी तरफ अस्पतालों के गलियारों में डॉक्टर थक चुके हैं मगर हार नहीं मानी, क्योंकि उनके सामने जिंदगी पड़ी है। इसी दौरान दोहा में धमाके दुनिया भर के चैनलों पर चल पड़े। कतर ने इसे अपनी सरजमी पर हमला बताया और दुनिया ने बहुत सख्त लहजे में बोला। चीन ने कहा खुद मुख्तारी की हिफाजत ज़रूरी, फ्रांस ने कहा जंग को फैलने मत दो और सऊदी ने दो टूक कहा कतर अकेला नहीं है। अब ये जंग सिर्फ गाज़ा की गलियों तक सीमित नहीं रही, ये खाड़ी के दिल तक पहुंच गई है। और अब अमन की मेज पर बैठने वाला शहर ही खुद निशाने पर हो तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? आज दुनिया डी-एस्केलेशन यानी हालात को ठंडा करने की बात कह रही है, मगर ज़मीन पर हाल, खाने की किल्लत, दवाओं की कमी और बेखौफ मौत, ये सब कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा। शायद अब वो लम्हा है जब सबको पीछे हटकर सोचना होगा कि क्या हम जंग जीतना चाहते हैं या इंसानियत बचाना, क्योंकि आखिर में ताज, तख्त, सरहदें सब बदलती रहती हैं, मगर बच्चे, उनकी आंखों का डर, उनकी छोटी सी मुस्कुराहट, वही तो है जिनके लिए दुनिया को बेहतर होना चाहिए। चलिए दुआ करें कि अगला कदम अमन की तरफ हो, क्योंकि जंग की कोई जीत नहीं होती, बस नुकसान होता है। अगर यह कहानी असर कर गई हो तो इसे आगे भेजें ताकि बात सिर्फ जंग की नहीं, इंसानियत की भी हो। अमन की दुआ के साथ खुदा हाफिज। Therefore, we also condemn the continued brutal assaults on our Palestinian brothers in Gaza and the persistence in committing crimes of starvation and forced displacement. On behalf of my master, the custodian of the two holy mosques, may God protect him, I convey the same greetings. The second year of the 9th session of the Shura Council. We ask Almighty God to grant us success and make achievement our path, dear brothers and sisters. This state was established 3 centuries ago on firm principles based on the values of Islamic law, justice, and consultation. We take great pride in this blessed approach, and God has honored us with the service of the two holy mosques, a responsibility to which we devote all our care and attention, dedicating all our resources to it.
Brothers and sisters, our economy continues to diversify its paths and affirm its ability to reduce its dependence on oil. For the first time in our history, non-oil activities have accounted for 56% of the GDP, which has reached levels exceeding 4.5 trillion riyals. All of this and other achievements have made the kingdom a global hub that attracts a wide range of activities. Perhaps the best evidence of this is that 660 global companies have chosen the kingdom as their regional headquarters, more than what was targeted for 2030. What has been achieved in infrastructure and the level of technological services reflects the strength of the Saudi economy and its promising future prospects, its vast potential. Within the framework of investments in future trends, the agreements that have been made in the field of artificial intelligence, complete aspects of the vision programs positioning the kingdom in the coming years as a global hub in this field. In our military programs, we are working to raise our defense capabilities to the highest global standards. In addition, our cooperation with our strategic partners contributes to achieving our goals of localizing and accelerating the military industry. This localization has now reached more than 19%, up from just over 2%. Dear brothers and sisters, the state recognizes that having strong public finances should not rely on a single source. Fluctuating revenues make it essential and fundamentally necessary to achieve development, economic diversification, and sustainability, through which diverse job opportunities can grow. Since the launch of the vision, the state has worked to build this foundation, which has given our country a robust economy and made it an attractive destination for investment, as well as achieving many of the goals we strive for. Among these achievements are the unemployment rate reaching its lowest levels and the increase in women's participation in the labor market, as well as maintaining its levels and reducing the proportion of those with limited income. In this context, we continue to assess the economic and social impact of public spending to ensure that resources are directed toward national priorities. This is part of our ongoing efforts to serve citizens, increase their income, raise the level of services provided, and improve the quality of life for citizens, residents, and visitors. The strong economic growth that the kingdom is experiencing today has been accompanied by a rise in residential real estate prices in some regions of the kingdom. अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।